COVID-19 by using SIR model with convex incidence rate। SIR मॉडल का ये एक बेसिक मॉडल है जो कर्मैक एंड मैककेंड्रिक ने 1929 में बनाया था डिजीज़ की मैथमेटिकल स्टडी के लिए। ये तो और ये बेसिक SIR है मॉडल जो उन्होंने डेवलप किया था। फिर उसके बाद डिफरेंट उसमें मॉडिफिकेशन होती रही कि कभी इंसिडेंस रेट उसमें वो चेंज कर देते हैं, कभी कोई और फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं तो उसी में ही मॉडिफिकेशन हो जाती है, कभी एक और क्लास ऐड कर देते हैं। लेकिन बेसिक जो SIR ही मॉडल है, SIR मीन्स S मीन्स ससेप्टेबल, I मीन्स इन्फेक्शियस एंड R मीन्स रिकवर्ड। ससेप्टेबल वो इंडिविजुअल होते हैं जिनको बीमारी लग सकती है, अभी लगी नहीं है लेकिन लग सकती है। आई जो इन्फेक्शियस वो इंडिविजुअल होते हैं जो बीमारी जिनको लगी हुई होती है और बीमारी फैला भी रहे होते हैं। आर हमारे पास रिमूव्ड भी कई दफ़ा लिखते हैं या रिकवर्ड भी लिखते हैं। ये वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अगर रिमूव्ड हो तो उसका मतलब है वो इन्फेक्शियस क्लास से रिमूव कर दिए गए हैं। अगर रिकवर्ड हम इसको अजम्पशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बीमारी से रिकवर हो गए हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज अबाउट अ न्यू COVID-19 SIR मॉडल। SIR मॉडल मैंने आपको बता दिया विच कंटेन 3 क्लासेस ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड विथ कन्वेक्स इंसिडेंस रेट। ये जो इंसिडेंस रेट होता है ये हमें बता रहा होता है कि किस तरह बीमारी फैल रही है, बीमारी का पैटर्न क्या है फैलने का। वो अब कैसे हम देखते हैं जी कि बीमारी का पैटर्न क्या है। इंसिडेंस रेट सपोज हमारे पास एक होता है बाईलीनियर इंसिडेंस रेट, यानी हम उसको कहते हैं जी बाईलीनियर इंसिडेंस रेट। अब बाईलीनियर इंसिडेंस रेट ये सिंपल इंसिडेंस रेट होता है। सपोज हमारे पास हम इसको लिखते हैं जी बीटा IS, ये हमारे पास बाईलीनियर इंसिडेंस रेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो सारे ही हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास सारे ही ससेप्टेबल हैं वो सारे इन्फेक्शियस से कांटेक्ट करते हैं, और जब वो कांटेक्ट करते हैं तो फिर जिस रेट से बीमारी फैल रही है वो रेट है बीटा, यानी बीटा ट्रांसमिशन रेट है, बीमारी फैलने का रेट है कम्युनिटी में जब सारे ही ससेप्टेबल सारे इन्फेक्शस के साथ कांटेक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे ही ससेप्टेबल सारे ही इन्फेक्शस से कांटेक्ट करें, क्योंकि कुछ अब सारे कोई भी किसी भी बीमारी में सारे इन्फेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है कि वो सारे ससेप्टेबल को अप्रोच कर सके। तो एक और इंसिडेंस रेट होता है जिसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड इंसिडेंस रेट। अब जो स्टैंडर्ड इंसिडेंस रेट है, स्टैंडर्ड इंसिडेंस रेट, उसमें हम थोड़ा सा और रियलिस्टिक सिचुएशन की तरफ जाते हैं। आइडियलिस्टिक से हम कहते हैं कि ये सारे इन्फेक्शस जो है ना वो सारे ससेप्टेबल से नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि उनके कुछ फ्रैक्शन जो है n टोटल पॉपुलेशन है और S ओवर n यानी उसकी कुछ फ्रैक्शन है जिससे ये कांटेक्ट करते हैं इन्फेक्शियस, और फिर जिस रेट से बीमारी फैल रही है उसको कहते हैं बीटा। फिर उसके बाद एक और होता है सैचुरेशन इंसिडेंस रेट भी कह देते हैं उसको, नॉन लीनियर इंसिडेंस रेट भी कह देते हैं उसको। हम इस तरह भी सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सैचुरेशन इंसिडेंस रेट उसको भी कह देते हैं, या कई दफ़ा नॉन लीनियर इंसिडेंस रेट कहते हैं उसको। हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस अल्फा I। अब अल्फा I, अब देखें पहले तो हमारे पास था
लीनियर दोनों फंक्शन थे आई और एस, लेकिन अब ये आई नॉन लीनियर फंक्शन हो गया, यानी इसको नॉन लीनियर इंसिडेंस रेट भी कहते हैं या सैचुरेशन इंसिडेंस रेट भी कहते हैं। तो अल्फा किसको डेनोट कर रहा होता है, इनिबेशन इफेक्ट को या ओवर क्राउडिंग इफेक्ट को, इनिबेशन या इस प्रिकॉशनरी इफेक्ट को। यानी ज़रूर आप देखें ना कि ज़रूरी नहीं कि सारे इन्फेक्शन ससेप्टेबल से कंटेक्ट कर सकें, यानी सारे ससेप्टेबल की अप्रोच में हों। किस वजह से सारे ससेप्टेबल उसकी अप्रोच में नहीं हों, क्योंकि अगर कोई प्रिकॉशनरी मेजर अप्लाई कर रहा है तो वो इन्फेक्शस उससे कंटेक्ट नहीं कर पाएंगे। या ओवर क्राउडिंग है, सपोज 1,00,000 है और उसमें से को 5 है इन्फेक्शस, तो वो बहुत ज़्यादा क्राउड है तो 5 1,00,000 साहब को पॉसिबल नहीं है कि वो कंटेक्ट कर सके। यानी इस तरह के इनिबेशन, ओवर क्राउडिंग या प्रिकॉशनरी इफेक्ट वो ये डिपेंड कर रहा होता है, और इसको कहते हैं सैचुरेशन इंसिडेंस रेट। ये डिफरेंट इंसिडेंस रेट उस वक्त स्टेट किए जाते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं बीमारी फैलाने के लिए। इसी तरह जो यहाँ पे ये इंसिडेंस रेट एज्यूम किया गया है वो एज्यूम किया गया है नहीं कन्वेक्स इंसिडेंस रेट। तो यानी कि इसी तरह कन्वेक्स इंसिडेंस रेट, जिस तरह कन्वेक्स फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा वाई, वो उस हिसाब से ये कन्वेक्स फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है इसमें मॉडल में। अब देख सकते हैं ये जी 1 माइनस के इंटू 1 माइनस अल्फा एस टी आई ऑफ टी माइनस अल्फा के बीटा एस टी आई ऑफ टी। यानी कि वहाँ पे ये माइनस, जिस तरह मैंने बताया आपको, क्योंकि ये माइनस साइन इस वजह से है कि ये इधर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वरना ये इसी तरह जिस तरह मैंने बाई डेफिनेशन बताया है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, कन्वेक्स फंक्शन अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वाई, और उसके कारण इस तरह ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कन्वेक्स इंसिडेंस रेट लिया गया है इसमें। फर्स्टली वी प्रेजेंट द कंसिडर मॉडल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, यानी सबसे पहले तो जो मैथमेटिकल मॉडल है वो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस रिप्रेजेंट करेंगे, और इन टर्म्स ऑफ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये मॉडल होगा। और ये नॉन लीनियर मॉडल होगा। नॉन लीनियर किस वजह से होगा, क्योंकि नॉन लीनियर डिपेंडेंट वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन बनती है। तो इधर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, इसलिए ये नॉन लीनियर मॉडल होगा। सेकेंडली द डिजीज फ्री एंड एंडेमिक इक्विलिब्रियम इज कैलकुलेटेड फॉर द मॉडल, तो इसके लिए डिजीज फ्री और एंडेमिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किए जाएंगे कि किस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इसके दो टाइप के होंगे, डिजीज फ्री और एंडेमिक, और वो कैसे कैलकुलेट होते हैं ये वीडियोस में बताया गया उसे। आल्सो द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इज ड्राइव्ड फॉर द मॉडल, तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे उस मॉडल के लिए, वो भी मेथड बताया गया किस तरह बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्दर मोर ग्लोबल स्टेबिलिटी इज कैलकुलेटेड थ्रू कंस्ट्रक्टिंग नो फंक्शन एंड लोकल स्टेबिलिटी इज फाउंड थ्रू जैकोबियन मैट्रिक्स। तो इस तरह ग्लोबल स्टेबिलिटी और लोकल स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट की जाएगी। लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये, और लोकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी उसकी जनरलाइजेशन है। लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सॉल्यूशन सारे जो हैं वो किसी ख़ास डोमेन में रहते हुए उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, अदरवाइज वो अप्रोच नहीं करेंगे। ये है लोकल स्टेबिलिटी। और ग्लोबल स्टेबिलिटी क्या है, ये सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस हैं, जहाँ से मर्जी है सॉल्यूशन स्टार्ट करें वो उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करेगा। इसकी जो बायोलॉजिकल एग्जांपल है वो इस तरह हम कर सकते हैं कि आप देखें कि लोकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी, सपोज कोविड-19 है। अब कोविड-19 की अगर लोकल स्टेबिलिटी हम ये कह रहे हैं, लोकल स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो सपोज कोविड-19 के जो डाटा है अप्रैल का, अगर हम वो इनिशियल वैल्यूज़ लेते हैं तो वो हो सकता है कि एक पॉइंट को अप्रोच करे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने लिया हुआ है, जो कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन अगर मई का डाटा, मई की इनिशियल कंडीशंस ले लें तो उसमें से जब इनिशियल कंडीशंस वेरिएबल की वहाँ से लें तो वो ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट उसको अप्रोच करे। तो ये है लोकल स्टेबिलिटी। और ग्लोबल स्टेबिलिटी में क्या होगा कि खा आप अप्रैल से स्टार्ट करें, मई से स्टार्ट करें, जून से स्टार्ट करें, जब आप उसको यानी सिमुलेट करते हैं या उसकी इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं
तो वो इनिशियल कंडीशन जहाँ से मर्जी आप ले लें, जहाँ से मर्जी या डाटा उठा लें, वो उसी पॉइंट को, एक ही पॉइंट को अप्रोच करें, तो फिर उसको कहते हैं हम ग्लोबल स्टेबिलिटी। न्यूमेरिकल सिमुलेशन आर कैलकुलेटेड थ्रू NFDS, नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम। यानी जो हमने ग्राफ इधर बनाए गए हैं वो नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम से बनाए गए हैं। ये एक न्यूमेरिकल टेक्निक है जिससे न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई करके फिर उसका एल्गोरिदम बना के तो वो हम कंप्यूटर में मैट लैब में फीड करते हैं, फिर उसके बाद वो हमें सॉल्यूशन देता है और साथ ही ग्राफ प्लॉट करके दे देता है। इन न्यूमेरिकल सिमुलेशन वी टेस्टिफाई और मॉडल यूजिंग डाटा फ्रॉम पाकिस्तान। यानी न्यूमेरिकल सिमुलेशन में हमारा जो रियल डाटा पाकिस्तान का उसको चेक करेंगे कि वो जो रियल डाटा पाकिस्तान का और जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल के रिजल्ट्स हैं आया कि वो कंपैटिबल हैं या नहीं, वो ये चेक करेंगे। सिमुलेशन मीन विद चेंज ऑफ टाइम हाउ IT and RT प्रोटेक्शन एक्सपोजर डेथ रेट्स इफेक्ट द पीपल। तो सिमुलेशन का मतलब ये है कि टाइम चेंजिंग के साथ साथ यानी जो टाइम गुजर रहा है तो ये किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, यानी जो टाइम गुजर रहा है ससेप्टेबल का पैटर्न क्या बन रहा है, आया कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इन्फेक्शन का पैटर्न क्या बन रहा है और रिकवर्ड का पैटर्न क्या बन रहा है। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सिमुलेशन में उसका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ। It was reported in December 2009 that a new kind of virus named corona had affected badly the Wuhan city in China। वही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि चाइना में जो नया एक किस्म का वायरस आया था उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। फर्स्टली द सैड वायरस एंड इट्स रिजल्टेंट आउटब्रेक हिट द वुहान सिटी। यानी कि इस ये जो बताया गया वायरस इसने पहले वुहान सिटी पे हमला किया एंड लेटर इट इफेक्ट्स ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, और बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया और उसको मुतासर किया। इट टुक द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लाइव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि इसने बहुत सारी जो हज़ारों जानें ले ली। इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ सिंगल व्यू अबाउट द origin ऑफ द सैड वायरस। यानी कि ये मुश्किल है इसका कहना कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ ड्यू टू सी फूड मार्केट, यानी जो सी फूड वो मार्केट थी उसमें से उसकी वजह से जब फैला। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस बाय ट्रांसमिशन फ्राम एनिमल्स टू ह्यूमन। यानी कि कोई से हतमी कहना कि ये कहाँ से फैला, शायद ये सी फूड मार्केट से फैला या लोगों की माइग्रेशन जो एक जगह से दूसरी जगह उससे फैला, या जानवरों से ये इंसानों में, और मे बी इट ड्यू टू ह्यूमन इंटरेक्शन, या इंसानों की इंसानों से इंटरेक्शन से उसकी वजह से फैला। करंटली इट हैज़ ऑलमोस्ट डिवास्टेटेड एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन यानी मौजूदा इसने तकरीबन पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया। सोशल लाइफ, हेल्थ, इकोनॉमी, एजुकेशनल, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ हैव बीन अफेक्टेड बैडली। यानी सोशल लाइफ मुतासर हुई है, हेल्थ मुतासर हुई है, इकानमी और मुल्क की डिस्टर्ब हो गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। यानी हर फील्ड में इसने इफेक्ट किया। रिसर्चर्स ऑफ द फील्ड ऑफ हेल्थ, पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंट्रीज एंड हेल्थ फील्ड आर पजल्ड हाउ टू टैकल विद दिस डेडली आउटब्रेक। यानी रिसर्चर जो हैं हेल्थ में जो रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की मुल्कों के जो वो सारे ये परेशान है कि इनको कैसे टैकल किया जाए। दे ऑल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज ऑब्जर्विंग द सिचुएशन। यानी हर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जब ये सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड टू एट लीस्ट मिनिमाइज द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू दिस आउटब्रेक। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डेथ्स हों इस आउटब्रेक की वजह से। आउटब्रेक मैंने पहले भी आपको बताया क्या है कि अचानक, जैसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि एक आफत आ जाती है और वो पीक पे चली जाती है। पीपल इन्फेक्टेड विद दिस पेंडेमिक एक्सपीरियंसेस अ मिल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यानी कि ये जो इन्फेक्ट होते हैं वो सांस के मसला बनता है, फीवर, बुखार, ड्राई कफ, थ्रोट इन्फेक्शन एंड टायर्डनेस आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये सारी इसकी अलामात ज़ाहिर जो हो रही हैं। पीपल हैव दीज सिम्टम्स, नाजल इन्फेक्शन,
एड्स एंड सोर थ्रोट, यानी नाक की इन्फेक्शन, दर्द और गला ख़राब, ये भी अलामात हैं उसकी। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्क्राइबिंग द एपिडेमिक और इन्फेक्शस डिजीज़। कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ की जो एपिडेमियोलॉजी है उसको डिस्क्राइब करने में जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। The purpose of mathematical modeling is to present different types of real world situation in the language of mathematics। यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग का पर्पस क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है डिफरेंट टाइप्स की उसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करना। नंबर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स आर स्टडीज इन द प्रीवियस लिटरेचर। बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल स्टडी किए गए, ये आगे उनके रेफरेंसेस हैं कि ये मैथमेटिकल मॉडल बनाए गए और स्टडी किए गए हैं। आल्सो सार्स कोविड-2 स्टडी बाय मैनी रिसर्चर एंड करंट रिसेंट लिटरेचर। तो ये जो कोविड 19 है, कोविड 2 इसको नाम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी एक आया था सार्स, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोबारा ये आया है जी। उस वक्त नॉर्मली शायद ये 2013 में आया था, लेकिन उस वक्त इतनी तबाही नहीं हुई थी जितनी तबाही अब हो रही है इन द करंट रिसेंट लिटरेचर। अब ये आगे 9, 11, 12, 14 ये लिटरेचर ये दिया गया है जहाँ पे ये मैंने रिसर्चर्स ने ये स्टडी किया है कोविड-2। वी विल स्टडी कोविड-2 बाय डेवलपिंग SCIR मॉडल लेटर ऑन दिस वर्क। यानी इसमें भी ये कोविड-2 डिस्कस किया जाएगा SCIR मॉडल को लेके। SCIR मॉडल क्या है जी? ससेप्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड लेके। Recently, many authors have established numerous models for COVID-19 on different concept of fractional calculus। तो एक हम जो ले रहे होते हैं ये फुल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, dx/dt, dy/dt, यानी वर्ग डेरिवेटिव। एक होता है फ्रैक्शनल डेरिवेटिव कि उसकी पावर यानी कि वो डेरिवेटिव फुल डेरिवेटिव नहीं बल्कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं। वो भी आइडिया लेके बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे काम किया हुआ है। इन दिस रिगार्ड वेरी यूजफुल मॉडल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, वी रेफर सम एज 20 to 25। यानी बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके लिए फ्रैक्शनल डेरिवेटिव को भी लेके, जिसके में से चंद एक ये 20 से 25 है। टू फाइंड आउट द डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ अ डिजीज एंड देयरफॉर टू ओवरकम इट at an early stage, mathematical modeling plays an important role there। यानी कि जो अर्ली स्टेज पे कोई डिजीज़ है, जो डिजीज़ की या डायनामिक्स है कि किस तरह फैल रही है, वो मैथमेटिकल मॉडल उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Dedicated to the investigation of biological pandemic and also epidemic model for recent diseases of research। तो यानी कि ये जो बायोलॉजिकल पेंडेमिक है और एपिडेमिक मॉडल है कोविड-19 के, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर दिस पेंडेमिक आर फाउंड इन द करंट स्टडी। बहुत सारी एग्जांपल है मैथमेटिकल मॉडल की इस पेंडेमिक यानी कोविड-19 के ऊपर। वो एक रेफरेंस दिया हुआ है, 2 रेफरेंसेस दिए हुए हैं, यानी जिनमें मैथमेटिकल मॉडल बना के डिजीज़ को स्टडी किया गया। टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी थेरी को समझते हुए एंड एग्जिस्टेंस थ्योरी, यानी स्टेबिलिटी थ्योरी का मतलब ये है कि स्टेबल कहाँ पे सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, यानी अल्टीमेटली पॉपुलेशन किस पॉइंट को अप्रोच करती है। एग्जिस्टेंस थ्योरी के सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सॉल्यूशन क्या है उसका। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि पॉपुलेशन वो एट द एंड कौन पॉपुलेशन के डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो किस किस लेवल को पहुंच जाती हैं, किस किस नंबर को पहुंच जाती हैं। थ्योरी ऑफ रिफॉर्म्स सार्स कोविड-2, यानी उसमें जो रिफॉर्म हुई हैं इसमें कोविड-2 में, उसकी थ्योरी जो है कैन बी मॉडल एंड इट्स आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड। यानी ये सारा जो है वो मॉडलिंग की जा सकती है और उसकी आउटकम प्रिडिक्ट की जा सकती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैथमेटिकल मॉडल्स को आगे, क्योंकि उसको मैथमेटिकली तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जब हम मैथमेटिकली उसको एक्सटेंड करते हैं तो फिर हम फ्यूचर प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि फ्यूचर में कितने केसेस हो सकते हैं, कितनी डेथ्स हो सकती हैं, कितनी रिकवरी हो जाएगी, यानी कि एक एस्टिमेट दिया जा सकता है। प्लान ऑफ प्रिवेंशन इज आल्सो पॉसिबल
प्रिवेंशन का प्लान भी वो भी पॉसिबल है। इन एडिशन वन कैन फाइंड अ पॉसिबल लॉकडाउन स्ट्रेटजी, यानी कि एक लॉकडाउन स्ट्रेटजी भी कोई अपनाई जा सकती है। इसके अलावा स्पेशली इम्प्रेस्ड विद द एक्सीलेंट फीचर्स ऑफ द SCIR मॉडल यूजिंग नॉन लीनियर सैचुरेटेड इंसिडेंस रेट्स, यानी कि जो एक्सीलेंट फीचर्स है CIR मॉडल के वो यानी वो जो आउटकम्स हैं वो बहुत बेहतर आ सकती हैं किससे, जब हम नॉन लीनियर सैचुरेटेड इंसिडेंस रेट्स, ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि डिफरेंट इंसिडेंस रेट्स होते हैं। इंसिडेंस रेट का मतलब ये है कि वो जो टर्म हमें बता रही होती है कि किस किस तरह ट्रांसमिशन हो रही है। मैंने पहले आप लोगों को डिफरेंट इंसिडेंस रेट इससे पहले बताए थे, जैसे बाइलीनियर इंसिडेंस रेट, फिर सैचुरेटेड इंसिडेंस रेट, फिर स्टैंडर्ड इंसिडेंस रेट। ये डिफरेंट इंसिडेंस रेट लेके तो हम मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं या वो ट्रांसमिशन डायनामिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि बाइलीनियर इंसिडेंस रेट किसी को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हो लेकिन सैचुरेशन या स्टैंडर्ड ना प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। इसी तरह कुछ सिचुएशंस में सैचुरेशन ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं ये जब मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं या उनको अप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा इंसिडेंस रेट वो ज़्यादा सूटेबल है जो इसको फिनोमिना को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जी सेक्शन मॉडल फार्मूलेशन। In this section of manuscript, we formulate our new model for novel COVID-19 in the form of following system 1। यानी इसमें कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जिसमें ये सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट किया गया है। ये मैथमेटिकल मॉडल we take whole population into 3 classes ST, IT and RT। इसमें टोटल पॉपुलेशन को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है जिनके नाम है ससेप्टेबल, जिनको यानी जिनको बीमारी लग सकती है, इन्फेक्टेड जो बीमारी जिनको लगी हुई है और बीमारी आगे फैला रहे हैं, रिकवर्ड जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, कंपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो। ये हमारे पास सिस्टम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैथमेटिकल मॉडल है 3 इक्वेशन का। फॉर अबव सिस्टम 1 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट एज। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है सिस्टम 1 ये फ्लो चार्ट में इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देखें फ्लो चार्ट में 3 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड। तो जिस तरह इससे पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि जिस कंपार्टमेंट से एरो निकल रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहाँ से माइनस हो रही है, और जिसकी तरफ जा रहा है वो एरो इसका मतलब है कि वो टर्म उधर ऐड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बी में ये टर्म ये एरो एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बी में ये टर्म ऐड हो रही होगी। और अगर एस में से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर एस क्लास से ये अगर एरो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एरो इससे माइनस हो रहा है। इन टेबल 1 वी डिस्क्राइब पैरामीटर यूज्ड इन सिस्टम 1। तो टेबल 1 में वो पैरामीटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं कौन कौन से जी। एस ऑफ टी क्या है, ससेप्टेबल कंपार्टमेंट है। आई ऑफ टी इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट है। आर ऑफ टी रिकवर्ड कंपार्टमेंट है। डी नॉट जो हमारे पास ये पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ ड्यू टू कोरोना। ये हमारे पास ये जो पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी डेथ हो रही है, डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोना की वजह से जो डेथ हो रही है। म्यू नेचुरल डेथ को रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू आप देखें नेचुरल डेथ रेट हर कंपार्टमेंट में ये नेचुरल डेथ रेट तो ज़रूरी नहीं कोरोना की वजह से डेथ हो, तो नेचुरल डेथ रेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मी से। बी हमारे पास क्या है बर्थ रेट, और बर्थ रेट आप देखें हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी न्यू बार्स हैं वो सारे ससेप्टेबल हैं, उनको बीमारी लग सकती है। तो बी इसका बर्थ रेट है, यानी इस रेट से बर्थ हो रही है, ससेप्टेबल में एंटर हो रहे हैं। बीटा प्रोटेक्शन रेट है,
यानी बीटा वो रेट है जिस रेट से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल, ताकि वो उनमें यानी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क हो गया, या और भी जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनके लिहाज से जितने वो जिस रेट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। के कांस्टेंट कंटेक्ट रेट है, कांस्टेंट नहीं बल्कि यहाँ पे कंटेक्ट रेट होगा, यानी जिस रेट से कंटेक्ट कर रहे हैं आपस में जो ससेप्टेबल और इन्फेक्शियस आपस में। अल्फा आइसोलेशन रेट है, तो आइसोलेशन रेट के जिस रेट से जो हमारे पास 1 माइनस अल्फा एस टी आई टी और देखें और माइनस अल्फा एस टी आई टी, यानी अल्फा हमारे पास आइसोलेशन रेट है जिस रेट से जो ससेप्टेबल हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, वो अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शंस के उनमें बीमारी ना एंटर हो सके। तो अल्फा उस आइसोलेशन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैमा रिकवरी रेट है, जिस रेट से जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल है वो रिकवर हो रहे हैं, तो गैमा इस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जब एडिंग ऑल इक्वेशंस इम्प्लाई डी एन बाई डी टी माइनस म्यू टी, आप सारी इक्वेशंस को जब ऐड करें, आप देखें इन सारी इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, फिर उसके बाद गैमा गैमा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस म्यू एन माइनस डी नॉट आई। ये इस टाइप की ये इक्वेशन बनेगी जब ऐड करेंगे। तो उसके बाद ये आगे ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये चीज आ जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एन। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके और ये सारी चीजें जब हम इसको लेके तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आखिर में ये limit t approaches to infinity supremum of n of t and not आ जाएगा if and only if limit t approaches to infinity supremum of I t is equal to जीरो हो गया। अगर टी इन्फिनिटी पे आई जीरो को अप्रोच कर जाए तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो एन नॉट को अप्रोच कर जाएगी। ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है जी, ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये चीज़ ये कैसे आ रही है। फिर उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड नॉट को अप्रोच कर रही है if and only if limit t approaches to infinity supremum of I t is equal to 0। यानी लिमिट जब हमारे पास लिमिट टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो फिर उसके बाद जो इसका ज़ीरो को ये अप्रोच कर जाए तो एन ऑफ टी जो है वह नॉट को अप्रोच कर जाएगी। ये मैथमेटिकली ये सारे स्टेप्स देखे जा सकते हैं। और ज़रा पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट में सेक्शन में फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम इट शोज दैट फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज़ शो की जा सकती है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एस नॉट व्हिच इंप्लाइज दैट इफ एन इज ग्रेटर देन एन नॉट वेयर डी एन बाई डी टी इज लेस देन जीरो। तो अगर एन ग्रेटर देन हो जाए नॉट से तो हमारे पास डी एन बाई डी टी जो है लेस देन जीरो होगा। ये भी उधर प्रूव किया जा सकता है ये कंडीशन लेके। ये सारी कंडीशन यहाँ से आएंगी डी एन बाई डी टी से, कि डी एन बाई डी टी को ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, जब सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसके बाद ये जो इनइक्वालिटी आ रही है हमारे पास ये इनइक्वालिटी में तब आएगी जब आई टी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा टी इन्फिनिटी करके। तो फिर ये भी वहाँ से ये इक्वालिटी ये लिखी जा सकती है। जब ये इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी तो उधर से ये इक्वालिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह जब ये एन ग्रेटर देन एन नॉट उधर पुट करेंगे तो डी एन बाई डी टी ओबियसली लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। तो वो ये प्रूव करके सारा, फिर उसके बाद ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट इसके इक्वल आ जाएगा। ये टोटल पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू एन नॉट है और एस लेस देन और इक्वल टू एस नॉट है। ये हमारे पास पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट आ गया। जो पहली वीडियो जो पहली बताई गई है पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट कैलकुलेट करने के लिए उधर से हिंट लिया जा सकता है और इसको सॉल्व किया जा सकता है।
आगे जी सेक्शन मॉडल फार्मूलेशन। In this section of manuscript, we formulate our new model for novel COVID-19 in the form of following system 1। यानी इसमें कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया है जिसमें ये सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट किया गया है ये मैथमेटिकल मॉडल। We take whole population into 3 classes ST, IT and RT। इसमें टोटल पॉपुलेशन को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है जिनके नाम है ससेप्टेबल, जिनको यानी जिनको बीमारी लग सकती है, इन्फेक्टेड जो बीमारी जिनको लगी हुई है और बीमारी आगे फैला रहे हैं, रिकवर्ड जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, कंपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो। ये हमारे पास सिस्टम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथमेटिकल मॉडल है 3 इक्वेशन का। फॉर अबव सिस्टम 1 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट एज। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है सिस्टम 1 ये फ्लो चार्ट में इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देखें फ्लो चार्ट में 3 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड। तो जिस तरह इससे पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि जिस कंपार्टमेंट से एरो निकल रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहाँ से माइनस हो रही है, और जिसकी तरफ जा रहा है वो एरो इसका मतलब है कि वो टर्म उधर ऐड हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि बी में ये टर्म ये एरो एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बी में ये टर्म ऐड हो रही होगी। और अगर एस में से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर एस क्लास से ये अगर एरो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एरो इससे माइनस हो रहा है। इन टेबल 1 वी डिस्क्राइब पैरामीटर यूज्ड इन सिस्टम 1। तो टेबल 1 में वो पैरामीटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं कौन कौन से जी। एस ऑफ टी क्या है, ससेप्टेबल कंपार्टमेंट है। आई ऑफ टी इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट है। आर ऑफ टी रिकवर्ड कंपार्टमेंट है। डी नॉट जो हमारे पास ये पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ ड्यू टू कोरोना। ये हमारे पास ये जो पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी डेथ हो रही है, डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरोना की वजह से जो डेथ हो रही है। म्यू नेचुरल डेथ को रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू आप देखें नेचुरल डेथ रेट हर कंपार्टमेंट में है। ये नेचुरल डेथ रेट तो ज़रूरी नहीं कोरोना की वजह से डेथ हो, तो नेचुरल डेथ रेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मी से। बी हमारे पास क्या है, बर्थ रेट। और बर्थ रेट आप देखें हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी न्यू बार्स हैं वो सारे ससेप्टेबल हैं, उनको बीमारी लग सकती है। तो बी इसका बर्थ रेट है, यानी इस रेट से बर्थ हो रही है, ससेप्टेबल में एंटर हो रहे हैं। बीटा प्रोटेक्शन रेट है, यानी बीटा वो रेट है जिस रेट से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल, ताकि वो उनमें यानी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क हो गया या और भी जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनके लिहाज से जितने वो जिस रेट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। के कांस्टेंट कंटेक्ट रेट है, कांस्टेंट नहीं बल्कि यहाँ पे कंटेक्ट रेट होगा, यानी जिस रेट से कंटेक्ट कर रहे हैं आपस में जो ससेप्टेबल और इन्फेक्शियस आपस में। अल्फा आइसोलेशन रेट है, तो आइसोलेशन रेट के जिस रेट से जो हमारे पास 1 माइनस अल्फा एस टी आई टी और देखें और माइनस अल्फा एस टी आई टी, यानी अल्फा हमारे पास आइसोलेशन रेट है जिस रेट से जो ससेप्टेबल हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, वो अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शंस के उनमें बीमारी ना एंटर हो सके। तो अल्फा उस आइसोलेशन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैमा रिकवरी रेट है, जिस रेट से जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल है वो रिकवर हो रहे हैं, तो गैमा इस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जब एडिंग ऑल इक्वेशंस इम्प्लाई डी एन बाई डी टी माइनस म्यू टी, आप सारी इक्वेशंस को जब ऐड करें, आप देखें इन सारी इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, फिर उसके बाद गैमा गैमा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस म्यू एन माइनस डी नॉट आई। ये इस टाइप की ये इक्वेशन बनेगी जब ऐड करेंगे। तो उसके बाद ये आगे ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे
हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एन। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके और ये सारी चीज़ें जब हम इसको लेके तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आखिर में ये लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन ऑफ टी एंड नॉट आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ आई टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अगर टी इन्फिनिटी पे आई ज़ीरो को अप्रोच कर जाए तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो एन नॉट को अप्रोच कर जाएगी। ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है जी। ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये चीज़ ये कैसे आ रही है। फिर उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन नॉट को अप्रोच कर रही है if and only if limit t approaches to infinity supremum of I t is equal to 0। यानी लिमिट जब हमारे पास लिमिट टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो फिर उसके बाद जो इसका ज़ीरो को ये अप्रोच कर जाए तो एन ऑफ टी जो है वह नॉट को अप्रोच कर जाएगी। ये मैथमेटिकली ये सारे स्टेप्स देखे जा सकते हैं। और ज़रा पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट में सेक्शन में फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम इट शोज दैट फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज़ शो की जा सकती है कि लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू एस आर नॉट व्हिच इंप्लाइज दैट इफ एन इज ग्रेटर देन एन नॉट वेयर डी एन बाई डी टी इज लेस देन ज़ीरो। तो अगर एन ग्रेटर देन हो जाए नॉट से तो हमारे पास डी एन बाई डी टी जो है लेस देन ज़ीरो होगा। ये भी उधर प्रूव किया जा सकता है ये कंडीशन लेके। ये सारी कंडीशन यहाँ से आएंगी डी एन बाई डी टी से कि डी एन बाई डी टी को ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जब सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसके बाद ये जो इनइक्वालिटी आ रही है हमारे पास ये इनइक्वालिटी में तब आएगी जब आई टी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा टी इन्फिनिटी करके। तो फिर ये भी वहाँ से ये इक्वालिटी ये लिखी जा सकती है। जब ये इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी तो उधर से ये इक्वालिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह जब ये एन ग्रेटर देन एन नॉट उधर पुट करेंगे तो डी एन बाई डी टी ओबियसली लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। तो वो ये प्रूव करके सारा फिर उसके बाद ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट इसके इक्वल आ जाएगा। ये टोटल पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू एन नॉट है और एस लेस देन और इक्वल टू एस नॉट है। ये हमारे पास पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट आ गया। जो पहली वीडियो जो पहली बताई गई है पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट कैलकुलेट करने के लिए उधर से हिंट लिया जा सकता है और इसको सॉल्व किया जा सकता है। आगे हैं जी एक्विलिब्रिया हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम और एक एंडेमिक एक्विलिब्रियम। डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें डिजीज क्लासेस ज़ीरो हो जाती हैं तो ये हमारे पास, और एंडेमिक एक्विलिब्रियम जिसमें डिजीज क्लासेस नॉन ज़ीरो होती है। फॉर सिस्टम वन वी सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम। तो सिस्टम वन जो है उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि एक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करता है। एक्विलिब्रियम पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है, डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन वन व्हिच इज डिनोटेड बाय ई नॉट। डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम में ये एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू ये आएगी। ये कंप्यूटेशन की प्लेलिस्ट में डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन डिटेल से दी हुई है। उनको स्टेप्स को फॉलो करके तो ये डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह एंडेमिक एक्विलिब्रियम की भी उधर डिटेल दी हुई है कि एंडेमिक एक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके और वो सारी चीज़ें। और इस तरह ये एंडेमिक एक्विलिब्रियम भी यहाँ ये कैलकुलेट किया जा सकता है, उधर से देखा जा सकता है। एक्सप्रेशन फॉर आर नॉट का एक्सप्रेशन जो है द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, उधर ये ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है कि हमारे पास
कि जो नंबर ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस बाय एन इन्फेक्शियस इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स इन्फेक्शियस पीरियड, यानी एक बीमार बंदा अपनी बीमारी के दौरान ऑन एवरेज कितने बंदों को इन्फेक्ट करता है, वो हमारे पास होता है इन्फेक्शन इंडिविजुअल्स। और उसके लिए पहले तो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स लिए जाते हैं। तो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट यहाँ पे ये आर को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि आर हमारे पास, आप देखें कि आर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ऊपर वाली दो इक्वेशन में। आर से कोई टर्म्स ऊपर वाली दो इक्वेशन में नहीं जा रही, तो इसलिए आर को रिमूव कर दिया गया है। और आर को रिमूव करके और एस और आई दो लिए गए हैं। तो और इसको इस सिस्टम में इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस वी, जबकि एफ में ये टर्म आएगी और माइनस वी मैट्रिक्स में ये टर्म आएगी। फिर इस एफ का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस एक दफ़ा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस लेंगे एक दफ़ा, फिर उसमें डिजीज़ फ्री पॉइंट पुट करेंगे। तो वो डिजीज़ फ्री पॉइंट ये वैल्यू आ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू, जब आई इसका डेरिवेटिव लेंगे और डिजीज़ फ्री पॉइंट पुट करेंगे तो फिर उसमें फिर ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसी तरह फिर उसमें विद रेस्पेक्ट टू दूसरे का जब लेंगे इस तरह तो दोनों ज़ीरो आ जाएंगी। फिर इसी तरह वी जो लिया गया है वो भी इसी तरह विद रेस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो फिर डिजीज़ फ्री पॉइंट पुट करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड इस तरह लेंगे तो वो आ जाएगी जी, दूसरी कंडीशन आ जाएगी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर वी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, वी इनवर्स कैलकुलेट करके तो फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ वी इनवर्स, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। और वो जो ये फिर एफ वी इनवर्स की जो ये जो वैल्यू है फिर इसके जो स्पेक्ट्रल रेडियस है यानी मैक्सिमम इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तो जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है, तो वो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और ये आप ये उधर कैलकुलेट किया डिटेल से कैलकुलेट हुआ है कि ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर उधर से सारे स्टेप्स को फॉलो करके तो ये एफ और वी भी बनाया जा सकता है। फिर एफ और वी के ये 2/2 के मैट्रिसेस भी बनाए जा सकते हैं और 2/2 के मैट्रिसेस को लेके फिर आगे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नहीं, ये यहाँ पे माइनस म्यू और ये कुछ गलती आ रही है यहाँ पे, क्योंकि देखें अब वी में ये माइनस म्यू और ज़ीरो डी नॉट प्लस गैमा प्लस म्यू ये आ रही है टर्म्स। तो ये टर्म यहाँ पे आई तो है लेकिन म्यू यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एस जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो वो -1 आ जाएगा। जब माइनस विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव -1 गया तो ये म्यू हमारे पास इसको शो कर रहा है जी, ये गैमा और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू आई और आर। ये आप यहाँ से ये दोनों टर्म यहाँ पे वो गलती से लिखा हुआ है एस और आई का, यहाँ पे आप आई और आर लें, बल्कि एस और आई ना ले। एस तो ससेप्टेबल है, हमने इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट लेने हैं, तो यहाँ पे ये हो आई और आर लिखा हुआ होगा। आई और आर दोनों कंपार्टमेंट्स लिखेंगे तो फिर आई और आर कंपार्टमेंट लिखेंगे तो वो ये भी थोड़े से चेंज आएंगे, एफ और वी भी चेंज आएंगे। और वो फिर उसके बाद एफ वी 2/2 लेके तो फिर एफ वी इनवर्स ये आ जाएगा। और रिप्रोडक्शन नंबर की वैल्यू ये भी वेरीफाई कर सकते हैं उधर से, जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उधर से देख के ये चीज़ें वेरीफाई की जा सकती हैं कि ये ठीक लिखी हुई है या इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, वो उधर से वेरीफाई किया जा सकता है। वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की जो डिटेल की वीडियो है उसको देख के तो ये सारी चीज़ें, यानी यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स लेंगे आई और आर, तो फिर ये पहली टर्म आई की यहाँ पे होगी और दूसरी टर्म साइन चेंज करके यहाँ पे होगी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। इसी तरह फिर आर की पहली यहाँ पे तो ज़ीरो होगी तो दूसरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ये भी कुछ गलत लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एफ और वी कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आ जाएगा। टू कंप्यूट द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर वी ऑब्टेन्ड आर नॉट दिस फ्रॉम द पैरामीटर यूज्ड इन टेबल 2।
टेबल 2 में जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करें यहाँ पे, तो आर नॉट की वैल्यू ये आ रही है जी। अब टेबल 2 में पैरामीटर की वैल्यूज़ आप देखें, टेबल 2 ये है हमारे पास, और टेबल 2 में पैरामीटर की वैल्यूज़ ये दी हुई है। एस टी इसके इक्वल है आई ऑफ टी 0 हमने लिया है, आर भी 0 लिया है, डी नॉट डेथ ड्यू टू कोरोना 0.02 ये डेथ रेट है, म्यू नेचुरल डेथ रेट इतना दिया हुआ है, बर्थ रेट ये इस तरह दिया हुआ है, ये सारी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर एंड देयर वैल्यूज़ आगे 18 लिखा हुआ है कि ये 18 रेफरेंस है जिसमें इन पैरामीटर्स की डिस्क्रिप्शन और उनकी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई है। उस पेपर से देख के ये इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखी जा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उससे यहाँ पे ली गई है। अब आगे है जी which show that COVID-19 that occurred in Pakistan is well controlled by Pakistan government। ये हमारे पास वहाँ पे 18 में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जिस तरह जो कोविड-19 है ये पाकिस्तान में किस तरह कंट्रोल किया गया, वो डिटेल उसमें दूसरे रिसर्च पेपर में 18 में होगी और उसी से ये पैरामीटर वैल्यूज़ दी गई हैं। वी हैव द फॉलोइंग थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ 3। अगर जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं रिप्रोडक्शन नंबर, तो जिस मेथड से ये कैलकुलेट किया गया है जेम्स बेस नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स मेथड से, उस मेथड से जब कैलकुलेट करें तो ये ऑलरेडी ये प्रूव हो जाता है कि अगर आर नॉट लेस दैन 1 हो या इफ़ आर नॉट अगर आर नॉट लेस दैन और इक्वल टू 1 हो, देयर इज़ नो पॉजिटिव एक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। यानी आर नॉट की वैल्यू अगर 1 हो या लेस दैन 1 हो तो कोई पॉजिटिव एक्विलिब्रियम नहीं आएगा। यहाँ पे देखा जा सकता है, इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये जो रिलेशन है इसमें के अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, और ये चीज़ जब हम यहाँ पे लेते हैं तो ये कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जब डिवाइड करेंगे इधर यहाँ से ये रिलेशन बनाएंगे आर नॉट का, ये जो लिखा हुआ है के अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू बी ओवर म्यू स्क्वायर, तो के अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू बी ओवर 1 म्यू स्क्वायर, यहाँ पे जब ये चीज़ बनाएंगे तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी कोई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आर नॉट लेस दैन आर इक्वल टू 1 से ये नो पॉजिटिव एक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि जब आई नेगेटिव होगा तो दूसरे जो एस और आई आर है वो इन टर्म्स ऑफ आई है तो वो भी नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव एक्विलिब्रियम नहीं होगा जब आर नॉट लेस दैन 1 हो या इक्वल टू 1 हो। तो सबसे पहले तो ये है कि इस आई को आर नॉट की फॉर्म में बनाना है। तो आई को आर नॉट की फॉर्म में वही उसी तरह जिस तरह वो मैंने बताया है कि उधर एंडेमिक एक्विलिब्रियम की जो वीडियो है उसको देख के, तो आर नॉट ये इस तरह देखा जा सकता है कि किस तरह हम बना सकते हैं कि अगर उससे भी नहीं समझ आ रहा तो फिर भी यहाँ से कुछ प्लस माइनस करके यहाँ से कुछ कॉमन लेके इस आई के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से कुछ कॉमन लेके, तो इधर आर नॉट की इन टर्म्स ऑफ आर नॉट हमको वैल्यू बना सकते हैं। वो जो इन टर्म्स ऑफ आर नॉट हम वैल्यू बनाएंगे उधर से जब उसकी वैल्यू आर नॉट की वैल्यू लेस दैन 1 या इक्वल टू 1 पुट करें तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो फिर जब आर नॉट ये नेगेटिव आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये आई नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये है कोई पॉजिटिव एक्विलिब्रियम नहीं है। अगर आर नॉट ग्रेटर देन 1 हो तो फिर इस आई की एक वैल्यू आएगी, और जब इस आई की एक वैल्यू आएगी वो वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एस की एक वैल्यू आएगी और फिर आई की एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी। जी लोकल स्टेबिलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है स्टेबल, एक होता है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन
कहीं से भी स्टार्ट करे तो वो उस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी नेबरहुड में रहता है, लेकिन उसको अप्रोच नहीं करता। तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन कहीं से भी स्टार्ट करे तो वो एट द एंड वो उस पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाए, तो ये है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अब आगे है लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल और ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब ये है कि किसी खास रीजन के अंदर से, किसी खास डोमेन से कोई फिजिबल जो रीजन है, जो हम पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर से कहीं से भी कोई ख़ास उसकी डोमेन में से इनिशियल वैल्यूज़ लें तो तब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करेगा, अदरवाइज़ वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच नहीं करेगा। और ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब ये है कि पूरी डोमेन में से जो भी वो इनवेरिएंट रीजन हमारे पास है, उस रीजन में से कहीं से भी हम इनिशियल वैल्यूज़ लें तो वो उसी पॉइंट को ही अप्रोच करेगा। अब बायोलॉजिकली इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 के ये जिस तरह पेपर है, कोविड-19 की एग्जांपल अगर लें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोकली अगर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल है, यानी डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम, डिजीज़ फ्री का मतलब ये है कि डिजीज़ क्लासेस ज़ीरो हो जाती हैं। तो अगर हम यानी कि सपोज़ मार्च का डाटा लें, मार्च की इनिशियल वैल्यूज़ लें कि मार्च में इतने ससेप्टेबल थे, इतने इन्फेक्शियस थे, इतने रिकवर्ड थे, तो फिर हो सकता है उसको अगर प्लाट करें, उसके सॉल्यूशंस को प्लाट करें तो वो डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम को अप्रोच करें। लेकिन अगर अप्रैल का डाटा ले लें तो अप्रैल की इनिशियल वैल्यूज़ लेके तो वो कर्व हो सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच ना करे। ये है लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। लेकिन अगर ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है तो फिर हम मार्च की अगर इनिशियल कंडीशन लें, अप्रैल की लें, मई की, जून की, जो भी इनिशियल कंडीशन लें, इनिशियल कंडीशन लेने का मतलब यह है कि जहाँ से हम स्टार्ट करें, और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो डाटा हम नोट कर लेंगे कि उस दिन इतने ससेप्टेबल थे, इतने इन्फेक्शन थे, इतने रिकवर्ड थे। तो अगर ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है तो किसी भी पॉइंट से किसी भी दिन स्टार्ट कर दें तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही अप्रोच करेगा। ये है ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम लोकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले है जी लोकल स्टेबिलिटी। ये थ्योरम है जी, इफ़ आर नॉट बल्कि वी रिड्यूस और मॉडल फॉर लोकल स्टेबिलिटी, हम लोकल स्टेबिलिटी के मॉडल रिड्यूस कर देते हैं, दो इक्वेशन ले लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि तीसरी इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही इन दो का तो आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन तीसरी इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, उसमें से इक्वेशन इनमें से तो जा रही है अगर आप देखें, लेकिन वो आर में से कोई टर्म इन ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं आ रही। तो इसलिए आर में देखें ये गैमा टर्म आ रही है, ये माइनस म्यू, लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस ये इधर टर्म्स आ गई हैं, उसके बाद कोई कहीं ये नहीं जा रही टर्म्स उन दोनों इक्वेशन में। तो फिर हम रिड्यूस्ड मॉडल ले लेते हैं दो इक्वेशन का। फर्दर मोर टू ऑब्टेन द रिजल्ट विच शो डिजीज फ्री एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर सिस्टम वन वी रिड्यूस्ड एंड गेट सिस्टम वन को हम इस तरह पहली दो में रिड्यूस कर लेते हैं सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि जो S0 है वो भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, और I0 भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। वैसे यहाँ पे S0 पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कि इक्वल टू 0 आ गया तो फिर तो पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। फॉर लोकल स्टेबिलिटी वी हैव द फॉलोइंग थ्योरम, इफ आर नॉट इज लेस दैन 1 देन द सिस्टम 4 इज लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल एट द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम ई नॉट, कि अगर आर नॉट लेस दैन 1 हो तो फिर जो सिस्टम 4 है ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। At E naught the Jacobian matrix is given by disease free equilibrium पे जो Jacobian matrix की वैल्यू ये आ रही है। अब कैसे ये आ रही है disease free equilibrium पे Jacobian matrix की वैल्यू, पहले ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू S डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसमें डिजीज फ्री पॉइंट पुट करेंगे तो ये पहली चीज़ आ जाएगी। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू I डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिजीज फ्री पॉइंट पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू S
डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसमें जब डिजीज़ फ्री पॉइंट पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। जब विद रिस्पेक्ट टू आई इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास जी। अब द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ जे नॉट इज गिवन बाय जिस तरह हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए ए माइनस लेमडा आई का मॉड इज इक्वल टू 0 लगते हैं, इसी तरह यहाँ पे माइनस लेमडा आई का मॉड इज इक्वल टू 0 वो डिटर्मिनेंट लेके तो वो उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते होते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह बन गई इसकी, जिसका यह सिंप्लीफाई करके आप बना सकते हैं जी, यानी कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके ए माइनस जे माइनस लेमडा आई का मॉड इज इक्वल टू 0 और उसको ओपन करके तो ये इस तरह ये क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं। A1 हमारे पास इसके इक्वल होगा, A2 इसके इक्वल होगा और A3 इसके इक्वल होगा। आप देखें A1, A2 और A3 को अगर ऑब्जर्व करें तो अगर आर नॉट लेस देन 1 हो तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे, यानी आर नॉट ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं, लेकिन आर नॉट लेस देन 1 के लिए ये तीनों पॉजिटिव होंगे। और जब इनका प्रोडक्ट लें A1 A2 माइनस A3 करें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और माइनस A3 करें, सिंप्लीफाई करें तो ये एक एक्सप्रेशन आएगा। अब इस एक्सप्रेशन में भी आप देखें बाकी सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये 1 माइनस आर नॉट। अब इसमें भी आर नॉट अगर लेस देन 1 हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो रुथ-हावर्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। रुथ-हावर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है कि A1 पॉजिटिव हो, A2 पॉजिटिव हो और A3 पॉजिटिव हो, और यहाँ पे ये गलती से लिखा गया R2 R3, यहाँ पे A1 A2 माइनस A3 हो, ये भी पॉजिटिव हो अगर आप नॉट लेस देन 1 के लिए। तो रुथ-हावर्ड क्राइटेरिया ये कहता है अगर ये सारे ये कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, नेगेटिव रियल पार्ट रखेंगी। तो जब आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो सिस्टम है जिसका जैकोबियन बनाया गया है, वो हमारे पास वो उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये अगर पॉजिटिव हो गया तो वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाएगा। एक्चुअल हमारे पास क्या होता है कि ये जब भी हम ये जैकोबियन मैट्रिक्स करते हैं तो जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो ये एक लीनियराइज्ड सिस्टम बना लेता है। वैसे तो हमारे पास ये नॉन लीनियर सिस्टम है, तो जब हम इसको अबाउट द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम हम उसका डेरिवेटिव लेके तो जैकोबियन मैट्रिक्स लेते हैं, तो ये अगर इसमें पुट करें तो ये एक किस्म का लीनियराइज्ड सिस्टम हो जाता है। तो जो लीनियर सिस्टम होता है, लीनियर सिस्टम में ये एक किस्म वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, यानी x प्राइम इज इक्वल टू ax की फॉर्म में। तो वो जो a मैट्रिक्स होता है, ये जिस तरह ये जैकोबियन मैट्रिक्स है, तो वो ये लीनियर अलजबरा का रिजल्ट है कि वो जो मैट्रिक्स है अगर उसकी आइगन वैल्यूज नेगेटिव हों, आइगन वैल्यूज नेगेटिव हों या नेगेटिव रियल पार्ट्स हों, तो फिर ये जो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, यानी वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इस वजह से कह रहे हैं ओरिजिनल सिस्टम का, क्योंकि ये लिनराइज सिस्टम जब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है तो जो लिनराइज सिस्टम अगर एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है तो जो नॉन लीनियर सिस्टम है वो कम से कम इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में वो भी स्टेबल ही होगा। जब वो इसकी नेबरहुड में, हमें सब डोमेन का नहीं पता, लेकिन जब उसकी नेबरहुड में स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये है कि वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। At each tariq if r not greater than 1 the system 4 is locally asymptotically stable। यानी कि अगर आर नॉट ग्रेटर देन 1 हो तो हम देख रहे हैं कि जो एंडेमिक इक्विलिब्रियम है वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स, एक पहले हमने जैकोबियन मैट्रिक्स बनाया जिसमें I0 पुट कर दिया। अब हम सिंपल I0 नहीं पुट करेंगे बल्कि ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लिखेंगे, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब विद रिस्पेक्ट टू आई करेंगे तो वो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसका विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये चीज़ आ जाएगी। जब विद रिस्पेक्ट टू आई डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये चीज़ आ जाएगी। आफ्टर सम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स J1 वी गेट, सिंपल ऑपरेशन करने से तो ये चीज़ आ जाती है। अब ये चीज़ कैसे आई है, जब इसका ये टर्म अगर आप देखें, ये टर्म अगर देखें इसमें, तो हम क्या करेंगे कि इसको
अगर इसमें हम अगर कैलकुलेट करें ये इज इक्वल टू 0 रखें और एस स्टैरिक और आई स्टैरिक, एस की जगह पे एस स्टैरिक और आई की जगह पे आई स्टैरिक पुट करें तो उस पहली टर्म को सिंप्लीफाई करके तो यहाँ पे माइनस म्यू नहीं, यहाँ पे कुछ और आएगा, माइनस बी शायद आएगा इसमें, तो वो चेक किया जा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह इसमें सेकंड इक्वेशन को 0 पुट करके और इसमें वेरिएबल को स्टैरिक पुट करके तो इस सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू ये कैलकुलेट की जा सकती है, ये इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, और बाकी ये दोनों तो वैसे ही लिखे गए हैं। तो अब इसका ट्रेस इस मैट्रिक्स का देते हैं। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एंट्री, तो डायगोनल एंट्रीज इधर को डायगोनल एंट्री को डिफरेंट आएगी, ये नहीं आ रही होगी, जिस तरह मैंने बताया कि इधर डेरिवेटिव लेके इधर जो टर्म आएगी फिर उसको 0 पुट करेंगे स्टैरिक लेके फर्स्ट इक्वेशन से, तो उधर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ आएगी वो कोई डिफरेंट आएगी। हमारा ट्रेस जो होगा इसका डायगोनल एंट्रीज का सम है तो वो नेगेटिव हो जाए। इसी तरह जो डिटर्मिनेंट है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाए। अब ट्रेस नेगेटिव है और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि वो ये रिजल्ट है। अगर ट्रेस नेगेटिव हो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ एंडामिक इक्विलिब्रियम एज नेगेटिव। इसका मतलब एंडामिक इक्विलिब्रियम जो है उसके यानी उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो नेगेटिव रियल पार्ट रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंडामिक इक्विलिब्रियम लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। तो इस तरह हमने लोकल स्टेबिलिटी इसकी प्रूव कर ली। ये आप चेक करना है कि यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि ये इसको 0 रख के पहली इक्वेशन में ये चीज़ें यहाँ से इसकी वैल्यू पहली इक्वेशन से कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, फिर उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है इसका m1 का मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने से ये चीज़ आ रही है, ये चेक करने की ज़रूरत है जी। वो पॉजिटिव हो तो फिर उसके बाद ट्रेस नेगेटिव हो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो तो फिर कहते हैं कि वो आइगन वैल्यूज़ उसकी नेगेटिव रियल पार्ट रखेंगी। जब आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव रियल पार्ट होंगे तो फिर वो जो सिस्टम है वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। आगे है जी ग्लोबल स्टेबिलिटी। Here we present global stability for the system 1. For global stability of disease-free and endemic equilibrium, we constructed a function known as Lyapunov function. The following theorem. हम एक Lyapunov function कंस्ट्रक्ट करते हैं। Lyapunov एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक फंक्शन इस तरह यानी मेथड बताया था कि ये हम इस तरह इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके। तो उसके लिए ये थ्योरम है, फॉर नॉट लेस देन 1 देन द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम 4 इज ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल अदरवाइज अनस्टेबल, कि अगर आर नॉट लेस देन 1 हो तो जो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। टू कंस्ट्रक्ट a Lyapunov function, we construct a Lyapunov function as following। अब हमारे पास ये जो है कोई सपोज ये हमने Lyapunov फंक्शन बना लिया, रो C1 S ऑफ टी माइनस S नॉट प्लस C3 I ऑफ टी, फिर C1 C2 C3 एज पॉजिटिव। यहाँ पे C1 और C3 हैं, C2 तो नहीं है, वो कोई हमारे पास C1 और C2 अगर को पॉजिटिव कांस्टेंट्स हों इसकी वैल्यू कोई भी चूज़, ये बाद में हम चूज़ करेंगे, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो C1 यहाँ पे S प्राइम आ जाएगा, ये कांस्टेंट है ये तो 0 आ गया, और S प्राइम की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, प्लस C2 I प्राइम आ जाएगा, इधर I प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर d रो बाई dt। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे रीअरेंज करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब अगर एज्यूम करते हैं कि C1 C2 और C3 1 है तो d रो बाई dt माइनस, अब उस इक्वेशन से जब हम इसको इनको 1 पुट करते हैं तो ये चीज़ ये हमारे पास 0 हो जाएगी, ये हमारे पास 0 हो जाएगी, बाकी हमारे पास इस फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये नेगेटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है। जब डेरिवेटिव नेगेटिव है इस Lyapunov फंक्शन का, तो जब Lyapunov फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व के ऊपर
जो भी इसकी डेरिवेट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान जो हमारे पास बनता है एंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, यानी जो कर्व में जो उसमें हर पॉइंट पे जो कर्व है उसका टेंजेंट वेक्टर इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल के साथ बनता है, और वो कर्व जो है वो इनवर्ड मूव करती जाती है। जब इनवर्ड मूव कर रही होती है तो वो उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाती है। जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, यानी ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के लिए हम ल्यापनोव फंक्शन को नेगेटिव डेफिनेट या सेमी डेफिनेट प्रूव करते हैं। तो ये नेगेटिव डेफिनेट हो गया इसका, सॉरी डेरिवेटिव उसका। अब ये नेगेटिव डेफिनेट हो गया। नेगेटिव डेफिनेट का मतलब है कि ये डेरिवेटिव ऑब्वियसली नेगेटिव हो गया। तो जब ये ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। आगे है जी एंडेमिक इक्विलिब्रियम इज ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ आर नॉट ग्रेटर देन 1। अब एंडेमिक इक्विलिब्रियम की ग्लोबल स्टेबिलिटी, पहले इन दोनों की हमने लोकल स्टेबिलिटी चेक किया, अब ग्लोबल स्टेबिलिटी चेक करेंगे। By constructing the Lyapunov function we prove the result। अब सपोज उसके लिए ल्यापनोव फंक्शन हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे ये आना चाहिए एस प्राइम ऑफ टी, और या ये लिखा हुआ है एस डॉट ऑफ टी और आई डॉट ऑफ टी, यानी ये तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया तो ये एस डॉट ऑफ टी आ गया, ये आई डॉट ऑफ टी आ गया। फिर एस प्राइम ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, आई प्राइम ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी इसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आप देखें बाय नेगेटिव साइन है तो ये लेस देन ज़ीरो हो गया। जब डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो गया तो मैंने बताया कि वो नेगेटिव डेफिनेट हो गया, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव जब नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो एंडेमिक इक्विलिब्रियम है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो गया, क्योंकि फिर जो सारे सॉल्यूशंस हैं वो उसी पॉइंट को अप्रोच करेंगे। ये क्राइटेरिया है ल्यापनोव फंक्शन का, ल्यापनोव से प्रूव करने का। यानी हमने क्या करना होता है, जो ल्यापनोव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया होता है उस ल्यापनोव फंक्शन का डेरिवेटिव लेके और उसकी कोई सिंप्लीफिकेशन करके हमने उसको नेगेटिव बनाना होता है डेरिवेटिव को। अगर वो नेगेटिव डेफिनेट हो जाए तो फिर हम डायरेक्टली कह देते हैं कि वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाए यानी लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, फिर लासले इनवेरियंस प्रिंसिपल एक होता है वो अप्लाई करके तो हम कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। आगे है जी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। In this part of our manuscript, we calculated numerical simulation for model 1 with values used on table 2। यानी टेबल 2 में ये जो पैरामीटर वैल्यूज़ है इनको लेके और न्यूमेरिकल सिमुलेशन की गई है, कुछ ग्राफ प्लाट किए गए हैं। देखते हैं कि वो ग्राफ कैसे क्या शो कर रहे हैं। वो टेक डाटा फ्रॉम February 2020 to 20 September corresponding to different compartments involve the system, one from Pakistan। यानी डाटा पाकिस्तान का जो कोविड-19 का डाटा यकम फरवरी से लेके 20 सितंबर तक लिया गया, और उस डाटा को लेके तो फिर ये नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम लगाई गई उसके ऊपर, और उसमें फिर ये चीज़ें कैलकुलेट की गई। हेयर वी यूज़ नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम टू रीराइट द सिस्टम इज़ कि नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम यहाँ पे यूज़ की जाएगी, और उसके लिए डी एस बाई डी टी ये हमारी वही इक्वेशन है जो पहले वाली है ससेप्टेबल के लिए वो लगाई, विच इज़ डी कम्पोज नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है जो फाइनाइट नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम से इस तरह डीकम्पोज की जा सकती है। अब ये जो चीज़ बनाई गई है ये यहाँ से ये कैसे बनाई गई है, सिंपल कंसेप्ट है वही जो
जिस तरह वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है जी, डिस्कस करते हैं जी। इसमें सपोज अगर हम देखें कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का उस पॉइंट पे किसी एक्स नॉट पॉइंट पे, तो सिंपल इस तरह लिखा जा सकता है। और इसको अगर हम इस तरह ना लिखें, लिमिट हटा दें, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल इसके इक्वल आ जाएगा। और फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी कि ये एच जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल इसके इक्वल आ जाएगा जी। और उसके बाद फिर ये जो चीज़ है हमारे पास, या दूसरे लफ्ज़ों में यही जो चीज़ है ये उधर जो लिखी हुई है, या ये आगे प्रोसीड ना करें तो इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स आई कर दूँ, या एक्स नॉट को यहाँ पे कोई जे का नाम दे दूँ, एक्स नॉट को अगर एक्स जे का नाम दे दूँ यहाँ पे ये, तो और ये जो एच है ये कोई ये नेक्स्ट उसका कोई पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं एक्स नॉट प्लस एच लिखने की बजाय डिफरेंस इन दोनों का जो एच है, तो मैं इस तरह एक्स जे प्लस वन इसको लिख दूँ, और फिर इसको भी इसी तरह एक्स जे लिख दूँ सिंपल। तो ये हमारे पास ये ऐसा रिलेशन है, यानी डेरिवेटिव को इस तरह लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ इधर लिखी हुई है जी। अगर आप देखें तो ये जो डी एस बाई डी टी है हमारे पास, ये जो डी एस बाई डी टी है उसको ये लिखा गया एस जे प्लस वन माइनस एस जे ओवर एच, ये डेरिवेटिव की जगह ये लिखा गया है। अब उसके बाद बाकी फिर रीअरेंज करेंगे उसको। Just like above equation 11 we can write system 1 in non-finite difference scheme। तो जिस तरह ये डी एस बाई डी टी के लिए ये सिस्टम लिखा गया है, तो बाकी के लिए भी ये सारा सिस्टम ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास ये 12 सिस्टम आ जाएगा जो जिस पे नॉन स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम अप्लाई करेंगे। फॉर द रियल डाटा ऑफ पाकिस्तान 18 रेफरेंस से वो रियल डाटा लिया गया। वी टेस्टिफाइड और मॉडल टेकिंग द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ऑफ टेबल 2 फ्रॉम 1 फरवरी टू 20 सितंबर 2020। तो ये जो रियल डाटा लेके तो पैरामीटर वैल्यू टेबल 2 से ली गई हैं, जो ऊपर ये डिस्क्राइब की गई हैं, ये लेके तो फिर टेस्ट किया गया है जी, ग्राफ बनाए गए। फ्रॉम फिगर्स 1 to 3 वी सी दैट एज द ससेप्टिबिलिटी वाज डिक्रीजिंग, the infection was increasing in the first 4 months, but in the month of July and August the infection rate became slow, and finally in the last it was nearly become stable। यानी फिगर 1 से 3 हम देखते हैं कि पहले 4 मंथ में जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब देखें जी ससेप्टिबिलिटी जो है वो तो डिक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद जो इन्फेक्शन है, यहाँ से इन्फेक्शन है और जो रिकवरी है वो यानी कि पहले तो इंक्रीज़ हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। फिर उसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है जी, बट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त द इन्फेक्शन रेट बिकम स्लो। तो क्योंकि देखें यहाँ से पहले इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन आगे जुलाई और अगस्त ये 010 जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, हमारा जो इनिशियल है यानी फर्स्ट फरवरी को, 1 फरवरी को शो कर रहा है। 20 सितंबर आगे फिर इसी तरह 012 डेज़ को डिस्कस किया गया है, और वो सारे डेज़ ये 200 प्लस आगे दिए गए हैं, यानी फरवरी 1 फरवरी से लेके ये सारे। तो ये वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये देखें जी कि जुलाई में फिर वो इन्फेक्शन रेट थोड़ा सा कम हो रहा है, इसमें स्लो हो गया। फाइनली इन द लास्ट इट वाज नियरली बिकम स्टेबल, और एंड पे अगर आप देखें तो तकरीबन ये स्टेबल हो रहा है। स्टेबल का मतलब ये है कि ये तकरीबन ये जो कर्व है वो कांस्टेंट कर्व बन रही है, उसमें कोई इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, वो तकरीबन वो स्ट्रेट यानी फ्लैट एक कर्व बन रही है उसमें। आल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम द रिकवरी रेट वाज रैपिड फ्रॉम द इन्फेक्शन एज इन फिगर 3। और इस पीरियड में अगर आप देखें रिकवरी रेट, तो वो रिकवरी रेट बहुत तेज़ हो रहा है इस पीरियड में, यानी पहले थोड़ा सा स्लो है, फिर तेज़ होते होते और आखिरी वाले दिनों में ये रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है।
वही चीज़ इधर ये दी हुई है जी। आगे क्या लिखा हुआ है जी, द कंसर्न सिमुलेशन वाज परफॉर्म फॉर टेकिंग द प्रोटेक्शन पैरामीटर अल्फा बीटा की ये वैल्यू दी गई है, नो बाई decreasing the protection and isolation rate further up to alpha and beta. This we plot the results and give on figures 4 to 6 और 4 to 6 में फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 0.009 से डिक्रीज़ करके 0.000 लेके तो फिर ये ग्राफ 4 से 6 प्लाट किए गए हैं, जिसमें देखें सस्टेबल डिक्रीज़ कर रहे हैं और इन्फेक्शस जो इंडिविजुअल है वो आलमोस्ट स्टेबल हो गए हैं। आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन ये स्टेबल हो चुके हैं और इस तरह जो रिकवरी रेट है वो स्टिल इंक्रीज़ कर रहा है। We plot the results in figure 4 to say that the infection rate becomes slow on reducing the protection and isolation rate, यानी कि जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत स्लो हो गया, इसीलिए वो कर्व और भी फ्लैट हो गया। therefore the recovery is also become slow, तो रिकवरी भी जो है वो उस तरह वो स्लो हो गई है तकरीबन। From these simulation we observed that protection and isolation rate play significant roles in controlling the infection from further spreading in the community। ये जो सिमुलेशन है ये हमें बता रही है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा डिक्रीज़ करने से इन्फेक्शन रेट कम हो गया। इन्फेक्शन रेट जब सारी बात है कम होगा तो जितनी तादाद कम होगी इतनी आगे रिकवरी भी कम होगी। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो रेट्स हैं ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। कंक्लूजन ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट शोज द प्रोजेक्शन ऑफ मॉडल वन, यानी जो कंक्लूजन है वो प्रोजेक्शन मॉडल वन का प्रोजेक्शन ही है जो उसका कंक्लूजन है, यानी उसकी आउटपुट क्या है। द आउटपुट ड्राइव फ्रॉम नोवल कोविड-19 डिस्प्ले कन्वेक्स इंसिडेंस रेट, यानी आउटपुट जो उसमें से ड्राइव की गई है इससे कन्वेक्स इंसिडेंस रेट लेके द करंट मैन्युस्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड द हाई कंटेजियस रेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पॉपुलेशन टू ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ये हम बता रहा है कि हाई कंटेजियस रेट है इन्फेक्शन पॉपुलेशन से ससेप्टेबल पॉपुलेशन की तरफ, क्योंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन यानी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहे हैं और इन्फेक्शस जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। टू ओवरकम द पेंडेमिक द माइग्रेशन शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर द सेक ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी, यानी माइग्रेशन जो है वो स्ट्रिक्टली बैन होनी चाहिए ताकि पेंडेमिक ये केसेस कम से कम आए। आल्सो द इमिग्रेशन ऑफ एक्सपोज्ड पॉपुलेशन टू इन्फेक्टेड कम्युनिटी इंक्रीज द इन्फेक्शन, तो जो इमिग्रेशन है एक्सपोज पॉपुलेशन की इन्फेक्टेड कम्युनिटी में वो भी इंक्रीज करेगी इन्फेक्शन को। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू सिक्योर द हेल्थ कम्युनिटी। आइसोलेशन इन्फेक्टेड की वो बेस्ट पॉलिसी है हेल्थ कम्युनिटी को सिक्योर करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू जज द स्प्रेड एंड मॉडल विद वेरियस पैरामीटर्स फॉर प्रॉपर सुपरविजन। जो प्रॉपर इसको चेक करने के लिए बीमारी को कंटिन्यूसली जज करना और फिर ये एक मॉडल बनाना ज़रूरी है। द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेंडेमिक इज़ टू कीप इन्फेक्टेड अवे फ्रॉम हेल्दी पीपल, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका यही है कि हेल्दी पीपल से इन्फेक्टेड को दूर रखा जाए। हाई इंटरनल डिफेंस सिस्टम एड्स टू गेट हेल्दी सून व्हाइल द लो इंटरनल डिफेंस सिस्टम नीड मोर अटेंशन, यानी जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जिनमें रिकवरी थोड़ी कम है इम्यूनिटी सिस्टम जिसका का थोड़ा वीक है वो स्पेशल अटेंशन उन पे स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन टू ओवरकम रीसेंट आउटब्रेक विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ये हमारा सोल्यूशन है, सिर्फ ये सोल्यूशन है कि जो जिनमें वीक इम्यूनिटी है उन पे स्पेशल फोकस किया जाए इस वहाँ पे काबू पाने के लिए। द करंट डिस्कशन डिमोस्ट्रेट द क्विक ट्रांसफ़र ऑफ नोवेड कोविड-19, जो ये डिस्कशन है ये नोवल कोरोना वायरस को क्विक उसकी जो ट्रांसफ़र है हेल्दी से हेल्दी ह्यूमंस में वो डिमोस्ट्रेट कर रही है। द कोविड-19 शेयर द सेम प्रॉपर्टीज लाइक सार्स हैविंग मोर्टेलिटी रेट ऑफ 2%, यानी ये जो कोविड-19 है ये बिल्कुल उसी तरह का ये बिहेवियर रखता है जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पहले गालिबन 2013 में आया था
तो उसकी तरह ये जो है तकरीबन 2% मॉर्टेलिटी रेट ये भी रखता है। देर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल इन द करंट टाइम, जब ये यानी ऊपर लिखा उस वक्त तक कोई वैक्सीन नहीं तैयार हुई थी, बट टू आइसोलेट वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो आइसोलेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इसको कंट्रोल करने के लिए। आल्सो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस डेडली वायरस। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ही एक बेहतर पॉलिसी है इस वायरस को